ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 7 इस वीडियो में देखने वाले हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश एक ही वीडियो में मैंने किया है, इससे बाद कुछ नहीं आने वाला है। तो आपका कंप्लीट सिलेबस का जो रिवीजन है वो यहाँ से मैं करा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल नए सब्सक्राइब कर लेते तो अपने फ्रेंड या शेयर भी कर दें। प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, तो वहाँ से देख लेनी जो आपकी वीडियो निकल चुकी है। एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो शॉर्ट वीडियो है, आपको अच्छे से देख लेनी और पेपर से पहले एक दो बार अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले क्या है, निम्न में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो विखंडन का उदाहरण क्या है, यहाँ पे अमीबा है, ठीक है। और खंडन का उदाहरण क्या है, स्पाइरोगायरा है। पुनरुद्भवन यानी पुनरुद्भव का मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म। तो इसका मतलब क्या है, प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और नेक्स्ट है मुकुलन का एग्जाम्पल ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। विखंडन, खंडन, इन सब के एग्जाम्पल आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुमंग तथा जायांग में अंतर बताइए। तो यहाँ से क्या है, पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है। इसका निर्माण पुंकेसरों से होता है। पुंकेसर के परागकोश में परागकण बनते हैं। परागकण नर युग्मक बनाता है। ये यहाँ से पुमंग के बारे में हो गया। अब जायंग क्या है, ये पुष्प का मादा जनन चक्र है। इसका निर्माण अंडकों से होता है। अंडक के अंडाशय में बीजांड बनते हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड में मादा युग्मक अंड बनता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से देख लेते हैं विखंडन। सबसे पहले इसमें एक कोशिकीय जीव असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो संतति जीवों का निर्माण करते हैं। इसमें पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशाद्रव्य का बंटवारा होता है, जैसे अमीबा, जीवाणु आदि, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना है विखंडन। खंडन का तल अनियमित, अनुप्रस्थ या लंबवत हो सकता है। अब यहाँ से देख लेते हैं खंडन। तो खंडन क्या है, सरल तंतु रूपी जीवों जैसे शैवाल, कवक के परिपक्व तंतु अनेक भागों में टूट जाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा संतति तंतु का निर्माण करता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा हो गया, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपको अवश्य याद रखने हैं। नेक्स्ट है कायिक जनन का महत्व। तो यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ से कायिक जनन क्या है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ से कायिक जनन का क्या महत्व है, इसके लाभ और हानि बताइए। तो 3 प्रकार से ये पूछा गया है अलग अलग बार। कायिक जनन क्या होता है, पौधों के वर्दी भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों पर उपस्थित कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण वर्दी प्रजनन या कायिक जनन कहलाता है। यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप है, जैसे आलू, गुलाब, शकरकंद, ब्रायोफिल्म आदि, ये सभी क्या है, कायिक जनन का एग्जाम्पल है। कायिक जनन का क्या महत्व है, इसके लाभ क्या है वो देख लेते हैं। इसका पहला लाभ है, नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा लाभ क्या है, मात्र पौधे के वांछित गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट लाभ क्या है इसका, ऐसे पौधे जिनमें लैंगिक जनन की क्षमता समाप्त हो गई है या जो अक्षम बीज यानी नॉन विएबल सीड्स उत्पन्न करते हैं का प्रजनन इसी विधि से होता है। नेक्स्ट क्या है, ऊतक संवर्धन द्वारा वर्ष के किसी भी समय बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। इसकी हानि देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या है, पहली हानि क्या है, इस प्रकार के जनन से पौधे में विभिन्नताएं विकसित नहीं होती हैं। दूसरी, नए पौधे के मात्र पौधे के आसपास उगने से भूमि, जल, खनिज, प्रकाश, वायु आदि के लिए पौधे में जीवन संघर्ष बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्या है, कायिक जनन से पौधे की प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, नई जातियाँ विकसित नहीं होती, ये इसकी हानियाँ हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से परागण, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो परागण क्या है, एक पुष्प के परागकण जब उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। द्विलिंगी पौधों में स्वपरागण या परपरागण हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कनकौआ, गुलमेहंदी और कनफसा यानी वनफसा क्या है, बनफसा, मूंगफली और खट्टी बूटी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रख लेना इसके एग्जाम्पल स्वपरागण के। नेक्स्ट है यहाँ से क्या, परपरागण। तो इसके देख लेते हैं क्या है। तो ये क्या है, जब किसी पुष्प से परागकण यानी पॉलन ग्रेन उसी प्रजाति के
किसी अन्य पादप पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। ये क्या होता है इसमें, क्योंकि इनमें कारण जाति का विकास होता है। यह कीट वायु, जल, पक्षी, जंतु आदि माध्यमों से होता है। ठीक है, किस किस से होता है, कीट द्वारा, वायु द्वारा, जल और पक्षी जंतु द्वारा होता है क्या, परपरागण। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, साल्विया, अंजीर, प्रेमिरोज, वेलस्नेरिया, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, परागकण भी आपको यहाँ से देख लेना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं पहला डिफरेंस क्या है इनमें। एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक में क्या होता है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, और लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। निषेचन के पश्चात समसूत्री विभाजन होता है। और इसमें अलैंगिक में क्या है, तीसरा पॉइंट, निषेचन नहीं होता, और इसमें निषेचन होता है। संतान पूर्णतया जनक के समान होती है अलैंगिक में, और लैंगिक वाले संतान दोनों जनकों से भिन्न होती हैं। ठीक है, याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अंतर, परागण तथा निषेचन में अंतर देख लेते हैं। तो परागण और निषेचन में क्या अंतर है, पहला अंतर है परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, यानी पॉलिनेशन कहलाती है। निषेचन क्या है, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। परागण कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है। निषेचन उच्च पादपों में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य परागनलिका करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है, और इधर क्या है, यह क्रिया परागण के बाद होती है। ठीक है, तीनों पॉइंट यहाँ से याद कर लेने हैं। अब देख लेते हैं द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर। तो पहला अंतर है यहाँ पे प्रक्रिया के नाम के अनुरूप इसमें, ठीक है, कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक बनाते हैं, यानी द्विखंडन का मतलब 2 केंद्रक बनाता है। ठीक है, यहाँ से याद रखना है, क्या, 2 संतति केंद्रक बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका के केंद्रक के विभाजन के अनेक संतति केंद्रकों का निर्माण होता है, यानी कि जो कोशिका के जो केंद्रक है उससे विभाजन से क्या होता है, अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य भी खांच निर्माण द्वारा विभाजित हो जाता है। इधर क्या है, प्रत्येक संतति केंद्रक के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है, जबकि कुछ कोशिका द्रव्य अप्रयुक्त रह जाता है। तीसरा पॉइंट है अंत में 2 संतति जीवों का निर्माण होता है। इधर है एक जीव से बड़ी संख्या में जीवों का निर्माण होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका क्या है, प्राय अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में। और ये क्या है, प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, जैसे कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विबीजपत्री बीजांड की अनुलंब काट का नामांकित चित्र बनाई। ये यहाँ से चित्र आपको अच्छे से देख लेना, एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए इसका चित्र कंप्लीट, तो इसके नाम याद रखने यहाँ पर इस प्रकार से ये बनाना है। ठीक है, और बनाने के बाद में इसके नाम याद रख लेना। ये यहाँ पर रेफी है, रेफी, और ये यहाँ पे जो है ये हाइलम हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या है, ये सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी। ये यहाँ पर विभाग है, यानी निभाग दिए गए। ठीक है, निभाग ये जो कोष्ठक उससे बने हुए हैं यहाँ पे, ये निभाग हो जाएंगे। और ये प्रतिद्रव्यीय कोशिकाएं यहाँ पे दी हुई हैं। और ये बीच में यहाँ पे क्या है, द्वितीयक केंद्रक हो गया। और ये भ्रूणकोश और बीजांड का अंडकोशिका, और ये बाह्य और अंत है, ये अध्यावरण हो जाएगा। ठीक है, बीजांड द्वारा, और ये बीजांड ग्रंथ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसलिए मैंने ये रख लिया है चित्र। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो ये यहाँ से देख लेते हैं क्या है। तो पहला पॉइंट है इसका, स्वपरागण में एक पुष्प के वर्तिकाग्र, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं, जैसे कि मटर का हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं, जैसे कि साल्विया या सरसों हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्प द्विलिंगी होते हैं, संकर ओज अनुपस्थित होता है इसमें। इसमें क्या है, परपरागण पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं, संकर ओज उपस्थित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिवार नियोजन का उपाय। यानी अगर आप इसे इंग्लिश में याद करते हो तो ये इंग्लिश में जो आपका आर्टिकल आता है उसमें काम करेगा, और ये सामाजिक विज्ञान में भी काम करेगा, ये हिंदी में भी काम करेगा आर्टिकल, और ये आपका साइंस में तो है ही है। ठीक है, तो 4 जगह ये आपका काम करने वाला है। तो इसे अच्छे से एक बार देख लेना, और कई तरीके से ये पूछा गया है। यहाँ पे ये अलग 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 दिए हुए, ठीक है, कितने प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको अच्छे से देख लेना है एक बार। तो देख लीजिए यहाँ से जनसंख्या वृद्धि। तो पहला पॉइंट है इसमें जनसंख्या वृद्धि, किसी स्थान विशेष पर दिए गए समय पर उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। इकाई समय में व्यक्तियों की संख्या में होने वाली वृद्धि ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि का कारण देख लेते हैं अब। पहला है निम्न सामाजिक स्तर। हमारे देश की जनता का रहन सहन निम्न स्तर का है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है। वह इस बात में विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धन उपार्जन यानी कि धन का अर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, अतः निर्धन परिवार के लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। दूसरा पॉइंट है निरक्षरता। निरक्षर लोग छोटे परिवार के महत्व नहीं जानते हैं। इस कारण से अज्ञानतावश निरंतर संतानोत्पत्ति होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, कम आय में विवाह। तो कम आय में विवाह क्या है? ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवार में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं, जिनके कारण कम आय में ही वे दंपत्ति संतान उत्पन्न करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मृत्यु दर में निरंतर कमी। आधुनिक चिकित्सा सुविधा के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है। इसके विपरीत जन्म दर में वांछित कमी नहीं आ पाई है। तो नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, जनसंख्या नियंत्रित करने के उपाय। तो सबसे पहला उपाय क्या है? परिवार नियोजन को अब परिवार कल्याण नाम से भी जाना जाता है। जो परिवार नियोजन है उसे परिवार कल्याण नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के लक्ष्य हैं, तो कौन कौन से लक्ष्य हैं? जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना। दूसरा है जनसंख्या सीमित करने हेतु गर्भ निरोधक विधियों का प्रचार व प्रसार करना। और तीसरा है परिवार सीमित रखना। नेक्स्ट है यौन संचारित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करना। पांचवा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम करना। नेक्स्ट है कन्या भ्रूण हत्याओं पर प्रभावी रोक लगाना। तो ये यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सा है ये यहाँ पे देख लेते हैं। परिवार सीमित रखने हेतु गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह विधियाँ वास्तव में गर्भ धारण करने की यानी रोकने की विधियाँ हैं। तो पहला कौन सा है? अवरोधक विधि। दूसरा है रासायनिक विधि। तीसरा है गर्भ निरोधक या अंतः गर्भाशय युक्ति। और चौथा है शल्य क्रिया विधि यानी अंतः स्थायी गर्भ निरोध, ठीक है। तो यहाँ से अब इनके अंदर की जो डेफिनेशंस दी गई हैं, अवरोधक विधि, रासायनिक विधि, आपको ये वीडियो रोक कर यहाँ से देख लेना। एक बार यहाँ से वीडियो रोक लीजिए और इसे पढ़ लीजिए आपको एक बार यहाँ से। तो ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से पढ़ लेनी है। और ये पुरुषों में क्या होता है? वैसेक्टोमी होता है। ये पुरुषों का जो ऑपरेशन कर दिया था वो वैसेक्टोमी, महिला का ऑपरेशन होता है वो ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, कायिक जनन किसे कहते हैं? तो ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कायिक जनन, ठीक है। तो यहाँ से ये देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। पहला पॉइंट है कायिक जनन। पौधों के वर्दी भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों पर उपस्थित कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण वर्दी प्रजनन या कायिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन का ही एक रूप है आलू, गुलाब, शकरकंद, ब्रायोफिल्लम। इसमें पहला पॉइंट है प्राकृतिक कायिक जनन, जो कि पौधों में स्वतः होने वाले कायिक जनन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये कई प्रकार से होता है, जैसे कि जड़ों द्वारा किस में होगा? शतावर, डहेलिया, शकरकंद में होता है। प्रकलिकाओं द्वारा, जो कि रतालू और केवड़ा में होता है। नेक्स्ट है भूमिगत तनों द्वारा, जो कि एग्जाम्पल इसका हो जाएगा घनकंद, कंद, आलू, ठीक है। ये सभी हल्दी, अदरक इनमें हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, और प्याज में भी होता है, शकरकंद में भी होता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। अर्धवायवीय तनों द्वारा, ऊपर भूस्थारी जैसे कि दूब घास हो गया, अंत भूस्थारी जैसे पुदीना हो गया, और भूस्थारी जैसे कि पिपरमिंट और स्ट्रॉबेरी हो गया। भूस्थारिका जैसे जलकुंभी, इनमें सब में कैसे होता है? अर्धवायवीय तनों द्वारा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पत्तियों द्वारा किस में होगा? पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफिल्लम में और बिगोनिया में होगा। नेक्स्ट है कृत्रिम कायिक जनन, जो कि गुलाब, गन्ना, मेहंदी में कलम लगाकर, नींबू, संतरा आदि में कलिका रोपण द्वारा, आम, नाशपाती, अमरूद आदि में शाखा बंधन द्वारा या गूटी बंधन द्वारा कायिक जनन किया जाता है। ये दिया हुआ है यहाँ से डायग्राम, तो ये देख लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, पुरुषों के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और कई बार नहीं बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से ये सचित्र वर्णन करना होता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कौन कौन से भाग हैं। प्राथमिक जनन अंग के वृषण हो गया यहाँ से, और नलिका तंत्र यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नलिका तंत्र में कौन कौन से, एपिडर्मिस यानी अधिवृषण, और शुक्रवाहिनी या मूत्र मार्ग आ जाएगा। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय। अब वृषण कैसा होता है, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग का एक जोड़ा वृषण उदर गुहा से बाहर थैले जैसी संरचना वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चलिए यहाँ से मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये डायग्राम है, तो इसे यहाँ से बना लीजिए, वीडियो रोककर देख लेना एक बार। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दी हुई है शुक्राशय, ये यहाँ पे शुक्राशय हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, मूत्र नलिका यहाँ पे दी हुई है, ये मूत्र नलिका यानी कि यहाँ से मूत्र निकलता है यहाँ से बाहर। और ये मूत्राशय हो गया, इसमें मूत्र जमा होता है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगी। और ये यहाँ से शिश्न हो गया, ये मूत्र मार्ग हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से शुक्रवाहिनी होगी, यहाँ से कि शुक्रवाहिनी यानी शुक्राणु निकलते हैं यहाँ से। और ये वृषण कोश हो गया, और ये वृषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लेना, ये चित्र यहाँ से नोट कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ से नलिका तंत्र। इसका कार्य वृषण में बने शुक्राणुओं को शरीर से बाहर पहुंचाना है। शुक्राणु अनेक नलिकाओं में होते हुए वृषण के बाहर स्थित एक अतिकुंडलित नलिका से बने एपिडर्मिस में आते हैं। इसके अंतिम भाग से एक अपेक्षाकृत मोटी शुक्रवाहिनी निकलती है। शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्राशय से जुड़ी नली मूत्र मार्ग से जुड़ जाती है, तथा मूत्र मार्ग वीर दोनों एक साझा मार्ग है। यह शिश्न के रास्ते शुक्राणुओं को शरीर से बाहर पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से सहायक ग्रंथियाँ। शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव शुक्राणुओं को पोषक पदार्थ तथा तैरने हेतु तरल माध्यम प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये इन ग्रंथियों के स्राव शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन। ये इससे भी ज़्यादा कई बार पूछा गया और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। स्त्री के जनन अंग का सचित्र वर्णन करना है, तो चलिए देख लेते हैं स्त्री के क्या होते हैं। प्राथमिक अंग क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जनन अंग का चित्र है ये, ठीक है, देख लेना है। अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब होती है, ये इस प्रकार से बनी हुई होती है, ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना है। और ये क्या है, अंडाशय हो गया यहाँ पे, और ये गर्भाशय हो जाएगा यहाँ पे, और ये ग्रीवा यहाँ, और ये योनि यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छे से देख के बना लेना, क्योंकि ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे अंडाशय। अब इसे देख लेते हैं क्या होता है। स्त्री में प्राथमिक जनन अंग का एक जोड़ा अंडाशय होते हैं। ये अंडाकार भूरे रंग की रचनाएं तथा उदर गुहा में स्थित होती है। अंडाशय में अंड कोशिका बनती है। नेक्स्ट है नलिका तंत्र। स्त्रियों के नलिका तंत्र में फैलोपियन नलिका, गर्भाशय व योनि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडवाहिनी। ये क्या होता है, प्रत्येक अंडाशय के पास ही एक कीप की तरह की रचना मुखिका होती है, जो एक कुंडलित सकरी अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में खुलती है। अंडाशय से अंड इसी मुखिका के द्वारा नलिका में आता है। फैलोपियन नलिका में शुक्राणु द्वारा अंड का निषेचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या है, यहाँ पे दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर पेशीय नाशपाती के आकार का गर्भाशय बनाती हैं। निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, यहीं इसका विकास होता है। नेक्स्ट है योनि। यहाँ से गर्भाशय का पश्चिम भाग नलिका रूपी पेशीय संरचना योनि बनाता है। गर्भाशय का वह सकरा भाग जहाँ योनि से जुड़ा होता है ग्रीवा यानी सर्विक्स कहलाता है। स्त्री में सहायक ग्रंथियां योनि का स्नेहन करती हैं। स्तन शिशु के पोषण हेतु दुग्ध निर्माण करते हैं। तो यहाँ से मैंने कंप्लीट जो वीडियो थी आपको यहाँ से दिखा दी है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर देना, नए चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, जिससे यहाँ से सभी को फ़ायदा पहुँच सके। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जो पिछली वीडियो निकल चुकी है वो वहाँ से देख लेनी है।